नमस्कार, आदाब आप सबको। वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन का टाइटल हमारे रंजीत जी ने रखा है, सिनेमा और थिएटर सांस्कृतिक ज़रूरत। तो हमारे साथ जैसा आप देख रहे हैं आज बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां हैं स्टेज पे। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। और आप सब इन लोगों को जानते हैं, फिर भी मैं एक परिचय थोड़ा सा आपका करा दूँ। सबसे पहले शरद दत्त जी जो मेरे साथ बैठे हैं, बहुत ही सीनियर हमारे दूरदर्शन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं इन्होंने, और फिल्म साहित्य पे इनकी जो नॉलेज है वो मतलब वाकई बहुत इतनी अच्छी है कि मैं सच में बहुत उत्सुक हूँ इनसे बातें करने के लिए। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक अनिल बिस्वास जी की म्यूज़िक पे है, एक कुंदन सहगल जी की, और भी किताबें हैं इनकी और आने वाली हैं। साहिर पे लिख रहे हैं ये। अरविंद गौर जी हैं हमारे साथ, बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं थिएटर के, आप सब लोग जानते हैं। इनके ट्रेंड एक्टर्स ने धूम मचाई हुई है हर जगह, इंडस्ट्री में भी और भी जगह। और इनकी थिएटर मूवमेंट से जो लगाव है, दिलचस्पी है, और जितनी इन्होंने मेहनत की है वो काबिले तारीफ़ है। सचमुच इनके जैसे लोगों की वजह से ये थिएटर ज़िंदा है इंडिया में और फ्लरिश कर रहा है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू पीपल लाइक हिम। और रघुवीर यादव जी से भी आप लोग परिचित हैं ही। थिएटर के भी लेजेंड रह चुके हैं, हमारे सिनेमा में भी इनकी फिल्में बहुत चर्चित हैं, आप जानते हैं। और अब वेब सीरीज़ में भी अब बहुत छाए हुए हैं आजकल। आप लोगों ने देखी होगी पंचायत, और भी आ रही हैं इनकी सीरीज़। तो सचमुच इतने सारे अच्छे लोगों से बात करने में मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहले शरद जी से शुरू करेंगे। शरद जी, अब हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव में जा रहे हैं, 75 साल हो गए। तो सिनेमा और थिएटर दोनों की पहले सिनेमा की बात करते हैं, जो आप क्षेत्र में जिसमें आप माहिर भी हैं। तो वैसे देखा जाए तो 1913 में भारत में सिनेमा का जन्म हुआ, जब राजा हरिश्चंद्र रिलीज़ हुई थी, और 100 साल हमने 2013 में कर लिए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद का जो सिनेमा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात आपसे करना चाहूँगी। जैसे हम लोग 50s की बात करते हैं, जब एक न्यू रियलिस्टिक मूवमेंट शुरू हुई थी सिनेमा में। आप लोगों को याद होगा बिमल रॉय जी या राज कपूर साहब, ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस एक तरह से यूरोपियन सिनेमा से भी हुए थे, इटालियन, फ्रेंच। इसी तरह फिर 60s 70s फिर एक म्यूज़िक का दौर चला, रोमांस का दौर चला। उसके बाद थोड़ा बहुत 80s 90s के बाद 2000 में फिर हम देख रहे हैं कि अच्छे स्क्रिप्ट्स फिर से आने शुरू हो गए हैं। डायरेक्टर्स बहुत सारे अलग अलग के, नई नई तरह की कहानियाँ फिर से आ रही हैं। तो फिल्म मूवमेंट हमारे यहाँ बहुत ही रोबस्ट रहा है, बहुत रिच रहा है। और इसके बारे में मैं ये समझती हूँ कि आप सब लोग मेरे से आई थिंक एग्री करेंगे, और हमारे बाकी पैनलिस्ट भी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है नेशन बिल्डिंग में। मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग कभी इस बात पे गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कि सिर्फ जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस होती है वो तो ज़रूरी होती है एक कंट्री के लिए, लेकिन जो आर्ट्स में, कल्चर में प्रोग्रेस होती है, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है एक सिविलाइजेशन को ग्रो करने के लिए। जो आर्ट्स होता है, लिटरेचर होता है, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फिल्म, ये सब एक्सप्रेशंस हैं। हमारा जो कल्चर है वो इन सब से बना हुआ है। और कल्चर तो बहुत ही पुरानी चीज़ है, आपको पता ही है। जो आदि मानव के टाइम से जो आप केव पेंटिंग्स अगर देखते हैं, वो भी हमारे ही कल्चर का एक हिस्सा होता है, क्योंकि वो चित्र बना के दिखाता है आपको मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मेरी दुनिया में क्या है, मेरे साथ मेरी दिनचर्या क्या है। तो सिनेमा के वास्ते से मैं शरद जी पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से ये जो हमारे सेशन का टाइटल है ना, सांस्कृतिक ज़रूरत, तो हमारे नेशन के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए कितना ज़रूरी आपको लगता है ये एक मूवमेंट और एक लिटरेसी, और सिनेमा का क्या रोल रहा है हमारे कंट्री में? शुक्रिया निर्मला जी। सबसे पहले तो मैं जश्न अदब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया, और मेरे लिए तो सही मानों में ये घर वापसी है।
अंग्रेज़ी में शब्द को कहते हैं नॉस्टैल्जिया। और मुझे बड़ी जान के खुशी हो रही है कि मेरे साथ अरविंद भाई हैं, जिनके थिएटर का मैं बहुत बड़ा शदाई रहा हूँ, और इनके शायद ही कोई नाटक हो जो मैंने ना देखा हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक श्रीराम सेंटर के पीछे रहता था। और आपको मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और रघुवीर भाई तो मेरे साथ एक न्यू ईयर का बहुत तारीखी प्रोग्राम कर चुके थे, जिन दिनों ये छाए हुए थे पूरे इसमें मेसी के नाम से, और 87 में। और मनोज श्याम जोशी और मैंने बहुत से नए साल के प्रोग्राम किए थे, और हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम बिल्कुल एक नए अंदाज में से पेश करें। तो उन दिनों मेसी साहब का बहुत चर्चा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि इस नए साल का प्रोग्राम एंकर करें ये, और ये आए, उन्होंने एंकर किया, और बहुत स्टार स्टडेड प्रोग्राम था। और उसमें एक जगह मुझे अब भी याद है कि गुरदास मान का आइटम था, तो गुरदास मान ने उनसे कहा कि मेसी साहब, तो उसने कहा कि मेरा नाम रघुवीर यादव है, मैं मेसी नहीं हूँ। तो और हमने इनको गेटअप भी वही दिया था, मेसी साहब वाला। और तो मनोज श्याम जोशी के साथ मैंने बहुत काम किया था, वो सिनेमा के भी बड़े अच्छे वो थे, और उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए दूरदर्शन में, नए साल के अलावा करंट अफेयर्स में बहुत प्रोग्राम किए। उसके अलावा आपने जो सवाल उठाया, पहले तो मैं इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर जो है वो हमारी इतनी बड़ी है, और उसको थिएटर और सिनेमा में नहीं बांध सकते आप। उसमें और दो बड़े माध्यम हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, एक आकाशवाणी ने और दूसरी दूरदर्शन ने, क्योंकि मेरा लंबे अरसे तक इन दोनों से संबंध रहा। और इस दौरान जो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जो मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे थी। और जो आप बात कर रही हैं नेशन बिल्डिंग की, तो नेहरू तो सही मानों में इस देश के नेशनल बिल्डर थे। उन्होंने 1952 में जब पहला अंतर्राष्ट्रीय समारोह हुआ, फिल्म समारोह जो बॉम्बे में आयोजित हुआ था, तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे वो खुद भी गए थे वहाँ, और उन्होंने जाकर जब फिल्में देखी, राज कपूर ने उसमें फिल्में देखी, बिमल रॉय ने देखी, और वो इटालियन सिनेमा से बड़े मुतासिर थे। उसको भी न्यू वेव मूवमेंट कहा गया। उस दौरान राज कपूर ने उससे इंस्पायर्ड होकर आवारा बनाई, बूट पॉलिश बनाई, और अब्बास ने फिल्में बनाई, और 2 बीघा ज़मीन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो उसके अलावा फिल्मों में भी नेहरू जी का बहुत योगदान रहा। और उसके बाद जितनी भी ये तीनों एकेडमीज़ हैं, इनकी परिकल्पना भी उन्हीं की थी। और उन्होंने ये साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की जब शुरुआत रखी, तो ख़ुद उसके बड़े एक्टिव मेंबर थे। मुझे एक याद है कि एक बार एक साहित्य अकादमी का अवार्ड फंक्शन था, उसमें कुछ राइटर्स आए हुए थे। तो जब नेहरू जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मीट आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट हियर इन द कैपेसिटी ऑफ नेहरू द प्राइम मिनिस्टर, आई एम हियर एज ए फेलो राइटर बिकॉज आई एम ए राइटर। और नेहरू जी को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए तो उससे आपको सारी बात स्पष्ट हो जाती है कि कितना सांस्कृतिक धरोहर पर वो रखते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। तो ये मैं ये कह रहा था कि अगर इसको सिनेमा तक और थिएटर तक ना रखते, उसमें रेडियो आकाशवाणी की भी चर्चा होगी। तो आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही है सिनेमा में। बहुत से हमारे जो स्टाफ आर्टिस्ट थे ऑल इंडिया रेडियो के, वो फिल्मों में गए, उनमें कुछ करेक्टर एक्टर थे, रणधीर के करेक्टर एक्टर थे, मंटो हमारे यहाँ से सिनेमा में गए, कृष्ण चंद्र यहाँ से गए, राजेंद्र सिंह बेदी आकाशवाणी से गए। तो आकाशवाणी ने भी सांस्कृतिक धरोहर और सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी तरह दूरदर्शन, मुझे याद है कि मैं तो बंगाली मार्केट में लगभग 40 साल रहा, और वहीं पे जब रविंद्र भवन में 61-62 में शिफ्ट हुई अकेडमीज़, और अलकाजी साहब आए तो उन्होंने एक पूरा का पूरा परसेप्शन ही बदल दिया। उससे पहले दिल्ली में बहुत घटिया पंजाबी प्लेज होते थे, जो अर्थ थी।
और उनको देखने की अलग ऑडियंस थी। अलकाज़ी साहब ने दिल्ली ऑडियंस को एक नई उससे इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने पहले तो ग्रीक क्लासिक्स पे नाटक किए। और मुझे याद है कि जब अंधाजुक का पहला प्रदर्शन हुआ 64 में फिरोजशाह कोटला में, तो धर्मवीर भारती उसमें खुद आए थे और वो पहला अलकाज़ी का प्ले था जो मॉन्यूमेंट्स में किया जा रहा था। तो क्योंकि वो बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल थे, वो ठीक टाइम पे शो शुरू हो जाता था और नेहरू जी और इंदिरा गांधी भी आए थे, तो उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स रखे कि जो गेस्ट को रिसीव करेंगे उन्होंने वहाँ तक ले जाएंगे और उसके आगे अशरा उनको कुर्सी पे बैठाएंगे। तो मुझे कहा गया कि आप धर्मवीर भारती को जानते हैं? मैंने कहा मैंने उनको पढ़ा है और उनको पहचानता भी हूँ। तो मैं धर्मवीर भारती को लेकर जब गया तो उसी वक्त शो शुरू हो गया और बाद में अलकाज़ी साहब धर्मवीर भारती से मिले और धर्मवीर भारती का अंधाजुक भी पहले आकाशवाणी पे हुआ, वो रेडियो के लिए लिखा गया था। गोपाल दास हमारे पैक्स थे उस इलाहाबाद में, उन्होंने भारती से कह के ये नाटक किया, खुद उन्होंने प्रोड्यूस किया, उन्होंने उसमें अश्वत्थामा की भूमिका निभाई। तो फिर हम आते हैं कि जब सिनेमा की बात हो, थिएटर की बात हो, तो नेहरू को हम भूल नहीं सकते। तो अलकाज़ी ने जो काम शुरू किया था दिल्ली में, उसको अरविंद भाई ने आगे बढ़ाया और इन्होंने बहुत सार्थक नाटक किए जिनमें मैसेजेस थे, जिनमें जो सोशल सामाजिक सरोकार थे, उन सबको उन्होंने दर्शाया। और रघुवीर जी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। शुक्रिया। तो अरविंद जी, अब आप और रघुवीर जी थिएटर के बारे में थोड़ा हमें बताएं। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन थिएटर की क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्या अहमियत रही है, कल्चर के कितना कंट्रीब्यूशन रहा है थिएटर का? जी रघुवीर जी। एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ, जिस गांव से हूँ, जिस शहर से हूँ, जबलपुर का हूँ मैं, और वहाँ बिल्कुल ऐसी जहाँ ना स्कूल था ना कुछ, हम बैलगाड़ी चलाता था मैं बचपन से और भैंसे चराया करता था, यही हमारा था। म्यूज़िक का शौक़ था ज़रूर, और म्यूज़िक की बात मेरे कैसे जहन में म्यूज़िक आया, अब थिएटर में थोड़ा सा बाद में इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि थिएटर लफ्ज़ मैंने सुना नहीं था। थिएटर लफ्ज़ मैंने कब सुना, थिएटर होता क्या है मैंने कभी नहीं जाना था कि थिएटर होता क्या है। तो मेरे जहन में सबसे पहले म्यूज़िक या जो भी आया, अभी जिस फील्ड में हूँ मैं, चाहे वो तो सबसे पहले क्या था कि छोटा सा गांव, उसके पास एक तालाब के ऊपर एक टीला, और मैं 3-3.5 साल का रहा हूँगा, और हमारे टीले पर मकान था और पीछे सारी खेती थी, पूरा खेत, और मेरे नाना जी की ज़मीन थी 300-350 एकड़ ज़मीन करीब वहाँ पीछे था, वही हमारा खेत था। तो हम गर्मियों में वहाँ चले जाते थे। तो मैं 3-3.5 साल का रहा हूँगा। तो एक पापड़ वाला मेड़ से, खेत की मेड़ से दूर से सिर्फ हमारे घर के लिए पापड़ बेचते हुए निकलता था, सिर्फ एक घर के लिए। तो आवाज़ लगाता था वहाँ से, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस ये सुर मेरे सबसे पहले मेरे कानों में पड़े और मैं दिन भर घर में पापड़ ही बेचता रहता था। और फिर वो करता भी ये था कि वो उस वक्त मेरे जहन में आया कि उसके पापड़ बेचने का तरीका, जब वो दूर होता था तो आवाज़ अलग लगाता था, नज़दीक आता था फिर कुछ और करता था, फिर जब जाने लगता था, जब पापड़ इकट्ठे कर रहा होता तब कुछ और उसी उसमें वो चेंज करता रहता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, फिर चला गया दूर, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो ये सबसे पहले मेरे कानों में पड़े। उसके बाद तो बस वो पापड़ बेचना शुरू, घर में जो बेचता रहता था, उसके बाद रामलीला, रासलीला और ये सब देखने में, और बस म्यूज़िक का चस्का लग गया मुझे। फिर पिताजी रामायण पढ़ते थे, फिर उनसे छीन के रामायण मैंने पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि रामलीला में जो हमारे यहाँ
वो जो पंडित जी थे रामायण पढ़ने वाले, उन दिनों एक ज़माना इतना सुरीला ज़माना था कि वो भीख मांगने वाले इतने सुर में गाते थे, और भीख मांगने वाले भी ऐसे ऐसे रसखान और रैदास और इन सब के, कबीर, इनके दोहे गा गा के भीख मांगते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ये सब तो मैं उसमें उलझ गया और मुझे बड़ा मज़ा आता था। पढ़ना लिखना तो था ही, लेकिन बस इन चीज़ों में, फिर रामलीला में, फिर वो पंडित जी थे जो हमारे रामायण पढ़ने वाले, जो रामलीला में रामायण पढ़ते थे, चौपाई बोलते थे, पर उनका जो अर्थ है वो रामचंद्र जी या लक्ष्मण जो भी पात्र होते वो दिखाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर मैंने हायर सेकेंडरी मैंने साइंस ले लिया। साइंस इसलिए दिलवा दिया कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब साइंस उन दिनों गांव में साइंस का क्या लेने देना, वो H2SO4 और O2 और A3 और O4 कुछ रट्टे मार मार के मैं 10वीं तक तो निकल आया। 11वीं में आफत आ गई मेरे ऊपर कि 11वीं में मैट्रिक था, वहाँ भोपाल बोर्ड था, तो मुझे 100% लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, और हुआ यही। एग्ज़ाम दे दिए और बस अब गाय भैंसे चराते गाना गाते हुए कहाँ साइंस पढ़ी जाएगी है, और कि फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी 800-400 रुपये की, उस लालच में। और माँ बाप यही करवाते थे कि नौकरी लग जाए, उसके बाद शादी कर दो, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर ये सब सिलसिला। इस माहौल का मैं था वहाँ। लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं बिल्कुल कुछ और करना चाहूँगा। मैं इस जो गाय को खूंटे से बांध देते उसमें मैं नहीं, मेरा वाबस्ता था। तो बस मैं यही सोचता रहता कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो खैर जी, बढ़ने का मौका मिल गया कि मुझे मालूम था कि मैं हायर सेकेंडरी में फ़ेल होने वाला हूँ, और फेल कभी नहीं हुआ था, सिर्फ वही था। और फेल होने की शर्मिंदगी से मैं, क्योंकि दूसरे दिन रिजल्ट आने वाला था, एक दिन में पहले मेरे नाना जी ने एक स्कूल बनवा दिया था वहाँ, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको पागल कुत्ते ने काट दिया, तो उनकी डेथ हो गई थी, उनकी स्मृति में वो स्कूल था, उसमें हम सारे पढ़े हैं और अभी भी है वो स्कूल। तो खैर जी, वहाँ से मैं बैठा हुआ कि कल रिज़ल्ट आने वाला है और क्या किया जाए। तो सोच रहा था कि या तो घर छोड़ के चला जाऊँ या कुछ करूँ, भाग जाऊँ, क्या करूँ, क्या मुँह दिखाऊँगा जब फेल होऊंगा। तो हमारे वहाँ एक और लड़का था जो मेरा क्लासमेट था, वो प्रोफेशनल भगोड़ा था, वो महीने 3 बार भाग जाता था घर से। तो उसके बाप के जेब में जैसे ही उसको 150 रुपये मिले, लड़का भाग गया घर से। तो ये था चक्कर। तो वो आ गया, पता नहीं कहाँ से ढूंढते ढूंढते, क्यों उसका भी रिजल्ट कल ही आने वाला था। तो आया, तो आते तो पूछा, अरे तुम यहाँ बैठे हो? तो मैं घर गया था ढूंढने। मैंने कहा यार बस मेरी हालत बहुत ख़राब, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बोले क्यों? मैंने कहा फेल तो होना है, समझ नहीं आ रहा क्या। बोले क्या करोगे? तो मैंने कहा मुझे तो लगता है घर छोड़ के भाग जाऊँ। जैसे मैंने कहा भाग जाओ तो भागोगे? मैंने कहा और क्या करूँगा? तो कहते चलो मैं भाग रहा हूँ। और बस वो अपने पिताजी की जेब से फिर 150 जो भी लेके और हम फिर भागे वहाँ से। और सीधा देखिए कहाँ पहुँचे, ललितपुर में एक नाटक कंपनी लगी थी, अन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी, उसका नाम था भोपाल थिएटर कंपनी। थिएटर लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा देखा, अब मुझे समझ में आया कि थिएटर होता क्या है। खैर जी, पहले दिन हमने वहाँ पे एक नाटक देखा, ये पारसी थिएटर कंपनी हुआ करती, वो था। तो बहुत बुरी हालत में, तो पतन शुरू हो गया था पारसी थिएटर का उन दिनों, ये 67 की बात बता रहा हूँ मैं। और वहाँ देख रहा हूँ कि मैं रामलीला रासलीला सब देखी थी, लेकिन ये इस तरह का थिएटर मैंने कभी नहीं देखा था। तो वहाँ नागिन, ये जो प्रदीप कुमार और वैजंती माला वाली एक फिल्म थी, उसका नाटक कर रहे थे वो। और तंडोले मेरा मंडोले मेरे दिल का गया करार रे, वो सब चल रहा है गाने, और डांसर वो नाच रही, और वो कभी कभी गाना जब सीन नहीं होता था वो नाच, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी उनको देख के, डांसर कैसे नाच रही, देखो इनको, और उनको नोट दिए जा रहे, वो किए जा रहे थे। तो खैर जी, पहले दिन हमने देखा वहाँ नाटक, और उसके फूफा जी वहाँ ललितपुर में रहते थे, हम उसके यहाँ रात फिर वहाँ चले गए। वहाँ से अब तो उसकी आदत थी भागने की, वो मुझे कम वक्त वहाँ भी छोड़ के भाग गया। मैं फिर अकेला पड़ गया, तो मैं सीधा गया वहीं उसमें नाटक कंपनी में, पारसी थिएटर की। तो उनके मालिक से मिला, अन्नू कपूर के फादर से। तो मैंने कहा कि जी ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, लड़का मुझे छोड़ के भाग गया है, तो मैं बस ये थिएटर करना चाहता हूँ। आपके थिएटर करना चाहोगे? मैंने कहा हाँ, इसी में कुछ करूँगा। तो बोले क्या करते हो? तो मैंने कहा जी मैं गाना गा लेता हूँ। तो उनका सुनाओ। तो उनको सुनाया कि
बदली, मैं अब बुंदेलखंडी बिल्कुल नहीं, बदली तेरी नज़र तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, बदली तेरी नज़र। लहरों से पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, बदली तेरी नज़र। तो कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। तो मैंने उनसे कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगा तलफ़ुज़ का मतलब कोई तबले से होगा। मैंने कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, ये तबला बला कुछ और दूसरी चीज़ है ये। तो मैंने कहा ठीक है जी करूँगा मैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे 2 रुपये 50 पैसे में वहाँ भर्ती कर लिया और मैं वहाँ बस लग गया। और फिर मैंने अपना तबला कैसे ठीक किया, वहाँ उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी। फिर तब से फिर वो मेरा तलफ़ुज़ तबला जो भी है वो वहाँ से ठीक हुआ। और वहाँ मुझे पता लगा ये फिल्मों का और थिएटर का, क्योंकि पहले फिल्मों से पहले पारसी थिएटर ही हुआ करता था। और ये पारसी थिएटर, पारसियों ने नाटक कंपनियां बना ली थी, क्योंकि मुझे पता लगा कि जो अंग्रेज़ लोग अपने वहाँ घुसने नहीं दे रखा, तो पारसियों के पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से नाटक कंपनियां बना ली और हिंदुस्तानी लोग वहाँ उसमें देखा करते थे। तो वो जिस तरह के नाटक, और वहाँ एक मोती बाबा हुआ करते थे, वो 118 साल की उम्र में मरे हैं वहाँ पर। वो 118 साल की उम्र में, और मैंने उनको हमेशा देखा 6 फीट का आदमी, और कभी भी खड़ा हो जाता था स्टेज पे। अब वहाँ पे चूल्हे में राख जल रही है, आग लगी जली और ठंड के दिन है, बैठे और कहा मोती बाबा की एंट्री, तो सीधे पहुँच जाते थे वहाँ से। अपनी गंजे रहते थे, राख उठाते थे, अपने सर पे रखते थे, यूँ मारते तो उड़ती थी। वो कहते थे चे से चुन्नन चकोर की चांद पे चांटा मारा, चुन्नन चकोर चकराते चकराते चकमंडी गया, 4 आने का चमड़ा लिया, चीर चार के चौथवा तैयार किया, चौक वाली गली में 4 आने की चीनी, 4 आने की चाय लेके चन्ने चबाते चबाते चचा चुन्नेट के पास पहुँचा। चचा चुन्नेट चरपाई में बैठे चिलम चूस रहे थे, चाय की हंडिया चूल्हे पर चलाए, चाची चिमटे से चिंगारियों पर चपाती चला रही थी। चाचा ने चाची से चिलम जलाने के लिए चिंगारी मांगी, मौके पाते चाचा ने चाची को चिमटे से चिंगारी चिपका दी। चाचा चिल्ला पड़े चाची चाची चाची। अब ये देखिए, ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या अलंकार कहलाता है ये? वहाँ से तब मुझे लगा कि भैया ये थिएटर तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये तो। वहाँ फिर ऐसे ऐसे खलीफे, वो उनको दिलीप कुमार ये लोग कोई अच्छे नहीं लगते थे। उनको लगता था कि वो तो हम हैं, एक्टर तो हम हैं। बोले ये तो नाटक करते हुए एक्टिंग करेंगे। और दुखी बहुत थे वो। और फिर उन्होंने वहाँ फिल्मी ड्रामे शुरू कर दिए थे, इसीलिए कि फिल्में लोग ज़्यादा देखना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो लोग फिल्मी ड्रामा, हमने मेरा गांव मेरा देश और जिस देश में गंगा बहती है, वो ये सारे नाटक किए हुए हैं, और बिल्कुल अपनी तरीके से। और बड़ी छूट मिली हुई थी वहाँ पर। हमें तो सिर्फ ये था कि पब्लिक को मज़ा आना चाहिए और कुछ नहीं। हम उसमें क्या नागिन ड्रामा हो रहा है और उसमें गाना हम राजा साहब का गा देते थे, तू जंगल की मोरनी में बागंदा मोर, लुक छुप चोरी चोरी बातें कर ली है, कुछ भी जो भी ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, कुछ भी। तो ये सब चलता रहा। खैर जी 6 साल में बिल्कुल खाना बदोशों की तरह वहाँ रहा। और मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो थे कि वहाँ सीखने बहुत मिल रहा था। और ये थिएटर की यही खासियत है, मैंने देखा है कि अगर आप थिएटर का जुनून अगर आपके अंदर आ जाए तो फिर आपको भूख कुछ नज़र नहीं आती। फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सीखते चलिए, काम करते चलिए। वही जुनून मेरे अंदर आ गया वहाँ के लोगों को देख के, कि वो भूखे भी रहते थे लेकिन जब स्टेज पे आते थे तो कहाँ की भूख कहाँ का क्या, और खड़े हो जाते थे। तो ये थिएटर का मज़ा और ये थिएटर का जो मुझे लालच और जो भी कहिए, जो वहाँ से मुझे नशा चढ़ा थिएटर का, फिर छूटा नहीं। उसके बाद फिर वो नाटक कंपनी ख़त्म हुई, फिर मैं यहाँ आ गया, तो लखनऊ आ गया। लखनऊ मैंने पपेट थिएटर कर लिया। फिर वहाँ से फिर यहाँ तब मुझे पता लगा कि नाटक सिखाया जाता है ये NSD में। तो वहाँ अलकाजी साहब थे, तो वहाँ गया और फिर वहाँ मेरा एडमिशन हो गया और 3 साल में उसमें रहा। रेपर्टरी में भी रहे? रेपर्टरी में 10 साल में रहा मैं। और जिस तरह की वहाँ मुझे फिर एक नई बात पता लगी थिएटर में,
कि वो भी एक ऐसी किस्सा हुआ था कि पंकज और मेरी डबल कास्टिंग कर दी थी। तो पंकज 1 महीने से रिहर्सल कर रहा था, ये मिट्टी की गाड़ी, पंकज कपूर जी। तो वही रोल अलकाई साहब ने मुझे दे दिया। तो फिर मैं गया, मैंने पंकज से कहा भैया मैंने पढ़ा नहीं है, तो कल होगी, तुमने वो जो किया है मुझे या तो स्क्रिप्ट दे दो या कुछ पढ़ तो लूँ। तो उसने स्क्रिप्ट नहीं दी। फिर अनिल चौधरी ने मुझे स्क्रिप्ट दी, तो मैंने पढ़ा जितना पढ़ सकता था। फिर दूसरे दिन वहाँ रिहर्सल चल रही। अब रिहर्सल चल रही तो ये तो 1-1 महीने से कर रहे थे। मुझे पंकज ने, मैंने कहा पंकज तुम आज कर लो यार, मैं देख लेता हूँ। तो उनका नहीं तुम करो, अलकाई साहब बता देंगे। तो मैं कहा ठीक है, अब अगर ऐसा करते हो। तो मैंने जल्दी से वो सीन पढ़ा, जो कर रहे थे सीन पढ़ा। वो पढ़ने के बाद मैंने पूरा सीन कर दिया। वो दूसरे उनके भी डायलॉग मैंने बोल दिए, अपना भी बोल के पूरा सीन किसी तरह लपेट के ख़त्म कर दिया। क्योंकि हमें वो पारसी थिएटर की आदत पड़ी हुई थी कि हमें कहानी सुना देते तो हम नाटक कर देते रात को। ये हालत थी। जब सुनाए तब अलकाई साहब ने पकड़ के डांटा, बोले प्रभु ये कर क्या रहे हो तुम, ये मथुरा वाली एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगी। कैरेक्टर का एक दायरा होता है, एक डिसिप्लिन होता है। वो तब मुझे फिर कैरेक्टर का डिसिप्लिन पता लगा कि भैया एक ही कैरेक्टर में रहो, नहीं तो हम तो वहाँ तो 18 गोलियों में मरते थे। अगर अपने ऑडियंस को मज़ा आ रहा तो 18 गोली में नहीं मरते थे हम तो ये सारे मज़े फिर वहाँ से कंट्रोल में किए हमने। फिर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ पता लगी, फिल्मों की, थिएटर की, और पहली फिल्मों की और बाद की फिल्मों की। वहाँ से फिर ये सारा शुरू हुआ। तो हमेशा यही लग रहा है कि थिएटर के आगे कुछ नहीं है। कि अगर आपको चाहे कहीं जाना हो, चाहे फिल्म में जाना, अब मुझे लगता है कि अगर बैंक में भी काम करना हो तो आप थिएटर पहले सीख लीजिए, फिर देखिए आपको ज़िंदगी में क्या कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई भी काम करिए। तो इस वजह से थिएटर इतना लाजमी मुझे लगा ज़िंदगी के लिए। थिएटर ज़िंदगी बहुत सिखाता है, मुझे ऐसा लगा, मुझे ज़िंदगी ही सिखाई थिएटर ने। और अगर आप बड़ी शिद्दत से साथ अगर उसको ना करें थिएटर, आप देखना ही शुरू कर दें, उससे भी बहुत हौसला मिलता है जीने का। तो बस यही नशा रहा मेरे, और बस इसी में डूबा रहा, और आज भी डूबा रहता हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा। फिर बहुत सारी चीज़ें समझ आई। फिर ये जो पहली की फिल्में, बाद की फिल्में, पहले का म्यूज़िक, अब का म्यूज़िक, ये सारा जो फ़र्क चला आ रहा है और चलते चला जा रहा है। आजकल सारा मामला सिंथेटिक हो गया है। अब म्यूज़िक भी बड़ा सिंथेटिक सा हो गया है। अब 60s और 50s के आसपास के गाने सुन लीजिए, आज भी उतने ताज़े लगेंगे जितने पहले लगते थे। आज एक गाना आप दूसरे बार नहीं सुन सकते, उसी वक्त ख़त्म हो गया। फिल्में नहीं देख सकते, फिल्में भी कचरों का ढेर बना रहे हैं। और पुरानी फिल्में देखिए, आज भी हम देख लेते हैं। तो ये धीरे धीरे जो कल्चर को जो बिजनेस बना दिया है, जो धंधा बना दिया, उससे बड़ा नुकसान हुआ है हमारे यहाँ। और फिर अभी ले दे के अब दूरदर्शन में ही हमारा कितना कैसे कैसे प्रोग्राम्स आते थे दूरदर्शन में और रेडियो में सारा। बाद में फिर ये जो बहुत सारे चैनल खुल गए, फिर यहाँ फैक्ट्रियाँ इकट्ठी हो गई। और फैक्ट्री में तो फिर बस वही है, धंधे का माल बनाओ और बेचो और लगा, वो शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे तकलीफ़ भी होती है। और फिर अभी दौर थोड़ा सा बदला, तो अभी लग रहा है, उम्मीद है कि पता नहीं आपने क्या पूछा था और मैं क्या क्या बोल रही। नहीं, बिल्कुल आपकी अपनी जर्नी जो है वो भी हाँ, हमारे मुझे देश की थिएटर, जर्नी एक्चुअली है। थिएटर तब समझ आया, इसी वजह से वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर मैं बुझ ना पाया, बुझता ही रहा। नहीं बिल्कुल। तो थिएटर के बारे में अरविंद जी आप भी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। क्योंकि जैसे रघुवीर जी बता रहे थे, पारसी थिएटर से शुरुआत हुई, और ये थिएटर तो सबसे ही पुरानी ट्रेडिशंस में से है हमारी, बहुत ही पुरानी, मतलब कई 100 साल सोचिए। तो आप बताइए थोड़ा सा। आप मेरी जर्नी तो देश के साथ ही जर्नी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक जो भी बदलाव आते रहे, जो भी घटनाएं होती रही, तो हम सब उसी के बीच में हम विकास करते हैं। तो जब मैंने बहुत सारे ज़िंदगी, बहुत सारे आंदोलन देखे, बहुत सारे बचपन से ही मैं राजनीतिक, सामाजिक आंदोलनों के बीच में ही रहा, तो मेरा रंगमंच भी वैसा ही हो गया। और जैसे हमारी जो सांस्कृतिक विकास और उसका रंगमंच की योगदान की जो बात है, बेसिकली कोई भी कला, चाहे दूरदर्शन हो या रेडियो हो, थिएटर हो या लेखन हो, वो हमारे समाज से सीधे जुड़ी होती है, तभी उसका मकसद होता है, तभी उसके होने का कोई वजूद होता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी जड़ों की तलाश में, संस्कृति की तलाश में, नए अर्थों की तलाश में ही रंगमंच में आया। मेरा बैकग्राउंड रंगमंच का नहीं है। जैसे आपको तो मैंने शुरुआत से देखा और पूरा तब से लेकर आज तक जर्नी देखी है, तो हमें मालूम है किस तरह से पूरा सिस्टमेटिक विकास आपने किया।
हमारा विकास बहुत ऊबड़ खाबड़ रहा कि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, वहाँ से निकाल दिया गया तो पत्रकारिता की तरफ चला गया, वहाँ फ्रीलांसिंग में धक्के खाए, फिर उसके टेलीविज़न में आ गया, वहाँ से पीटीआई टीवी में भी रहा, करते हुए मैं फिर रंगमंच पे आया। और जो पूरी यात्रा थी ये बचपन से जो आपकी जो जर्नी होती है, आपकी सामाजिक जर्नी जो होती है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जर्नी के बीच में होते हैं, वो आपको बहुत सर निर्णायक आपकी ज़िंदगी में होते हैं और देश की ज़िंदगी में भी होते हैं। जब मैंने होश संभाला था, क्योंकि सांस्कृतिक जर्नी कभी भी अब किसी देश की, व्यक्ति की, समाज की बिना सामाजिक आर्थिक राजनीति के नहीं होती है, कि ये सारे फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। तो जब होश संभाला तो उस समय देश में आपातकाल का दौर था, और उस दौर में जो पूरा देखा समझा, वहाँ से जाना कि कैसे सिस्टम हमारा लोकतंत्र जिसके लिए हम काम करते हैं वो कैसे की जगह आ जाता है, लोग क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, लोगों की क्या क्या सवाल होते हैं, तो वहाँ से जाना। फिर देश में बदलाव, जेपी आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उस दौरान भी जो चीज़ें आ रही थी उसमें संस्कृति का जो योगदान था, सांस्कृतिक जो योगदान था उसको महत्वपूर्ण रूप से देखा। उस समय नुक्कड़ नाटक अपने चरम पर था, और नुक्कड़ नाटक में भी जो बदलाव आ रहे थे, नुक्कड़ नाटक पर जिस तरह से सिस्टम आतंकित रूप से उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था, उसको देखा। वहीं पर सिनेमा की जो बात हुई, आनंद पटवर्धन का सिनेमा जो गुरिल्ला सिनेमा था, उसका विकास उसी दौर में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बीच में ही हुआ। तो वो सब मेरे साथ साथ जर्नी कर रहा था। तो जब मैंने रंगमंच की तरफ में आया तो वो मेरे पीछे बैकग्राउंड में था कि जब भी हम किसी समाज में रहते हैं वहाँ के सवालों उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। बाद में फिर मेरे समय में ही मंडल कमंडल भी हुआ, और उस दौरान तो बहुत ही ज़्यादा अनुभव हुए कि समाज में हमारे जो उथल पुथल होती है और जाति धर्म की राजनीति क्या होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, हमारा सांस्कृतिक ग्राउंड जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और इतना मजबूत है कि उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे जीवन में आती हैं और अच्छे से आती हैं, और वो ही लेकर हम जो है आगे विकास करते हैं। तो हम अपने घरों से जो सीखते हैं उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे परंपरागत मूल्य भी आ जाते हैं जो समय के साथ चेक नहीं होते हैं, और ज़रूरी होता है उनको हम लगातार चेक भी करते रहें कि हम कैसे समाज के साथ बदल रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल सोशल समझ क्या आ रही है, हमारे जो बच्चों से लेकर महिलाओं के सवालों से लेकर किसानों आदिवासियों के सवालों से लेकर ये सारे सवालों पर नज़रिया क्या होता है। तो ये मेरे आज पूरे विकास का और सांस्कृतिक दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम रहा। और बचपन में जो सबसे हम अगर संस्कृति के साथ जुड़ता है वो आर्थिक विकास जुड़ता है। आर्थिक रूप से बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित किया डिस्क्रिमिनेशन जो होता है आर्थिक रूप से, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीति भी होता है, लेकिन मेरे साथ जो है सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से रहा, शिक्षा के स्तर पर रहा। शिक्षा आप लेकर जाते हैं समाज में तो वहाँ पर जैसे सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल, भाषा का झगड़ा, हिंदी का झगड़ा, अंग्रेजी का झगड़ा, तो ये जैसे जैसे आपकी बढ़ते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो वो सब अंतर्द्वंद्वों से निकल कर ही मेरा विकास हुआ। तो ये जब मैं रंगमंच में आया तो रंगमंच में आते आते मुझे ये तय हो चुका था कि मुझे वो रंगमंच नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, और इसका विरोध भी हुआ क्योंकि मुझसे पहले जो रंगमंच कर रहे थे, जिस तरह रंगमंच में मैं आया, सामाजिक राजनीतिक सोशल पॉलिटिकल एक शब्द है, जिस तरह रंगमंच मैंने चुना, रेलिवेंट थिएटर का चुना, उसमें मुझसे पहले करने वाले ज़्यादातर वो लोग थे जो किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनके सांस्कृतिक संगठन थे। तो ये हमने तय किया कि हम किसी पार्टी के सांस्कृतिक संगठन नहीं बनेंगे, हम वो काम करेंगे जो मेरे समाज के लिए ज़रूरी है, मेरे देश के लिए ज़रूरी है। तो हमने झंडा उठाना बंद किया, क्योंकि और वो बहुत महत्वपूर्ण था। वजाज साहब यहाँ बैठे हैं, पूरे इतिहास है अपने आप में, मतलब संस्कृति का, भारतीय संस्कृति साहित्य का और राजनीतिक बदलाव का पूरा इतिहास सामने बैठे हुए मेरे, और मेरे प्रिय नाटककार भी हैं, और आपके नुक्कड़ नाटक से मंच के नाटक तक हम जो है हम उनसे वाकिफ रहे हैं और हम करते भी रहे हैं। तो वो जो पूरा एक निर्णय था कि हम किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे, हम वो कहेंगे जो सही है, और आज तक उसमें हम सब कायम है। और इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि हमने किसी भी पार्टी के साथ नहीं गए,
हमारे समय में अन्य बहुत सारी पार्टियों की सत्ता में रही, बहुत सारे दोस्त रहे, बहुत सारे आंदोलनों का हिस्सा रहे, बहुत सारे आंदोलन सत्ता में परिवर्तित हो गए। आंदोलनों से पार्टियां बन गई, पार्टियों से सरकारें बन गई, लेकिन हमारा जो काम था, सांस्कृतिक जो काम था, उसको बरकरार रखा। तो ये जो महत्व है सांस्कृतिक काम, जो रंगमंच का काम है, कलाओं का काम है, किसी भी समाज में चल रही हलचलों को आप उनके साथ उनका सहयोग देना है। उनके लिए आप ये नहीं कि उसकी लीडरशिप संभाल लें, संस्कृति लीडरशिप नहीं करती है, उसको बैक से मदद करती है ताकि वो आंदोलन मजबूत हो। और यही हुआ कि हमने वही काम किया। मंच के नाटक के साथ हमने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से देश में चल रहे छोटे छोटे आंदोलनों के साथ हम जुड़े। कोई भी आंदोलन रहा, हाँ वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, चाहे उसमें किसानों का आंदोलन रहा हो या हमारे आदिवासियों का जल जमीन जंगल के आंदोलन रहे हो, छात्रों के आंदोलन रहे हो, चाहे मजदूरों के आंदोलन। जब मजदूरों के आंदोलन दिल्ली में मजदूरों का जो विस्थापन हुआ था, सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था, उसके लिए 3 साल तक आंदोलन चला और हम लोग उस आंदोलन की एक आवाज़ बने। अंततः वो आंदोलन कुछ नहीं हुआ, मजदूर हार गए, सरकारें और बड़े उद्योगपति जीत गए क्योंकि उनकी ताकत थी। और धीरे धीरे उद्योगपतियों की जगह कॉरपोरेट ने ले ली। वो संस्कृति के क्षेत्र में भी है। तो संस्कृति के क्षेत्र में भी जो मैं हमेशा बात करता हूँ, हम बात कर रहे थे, हमारे आज तक कल्चर पॉलिसी नहीं बन पाई। कल्चर पॉलिसी न बनने के कारण अभी भी जैसे ये बात हम सब महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हम उत्सव धर्मी होकर रह गए, या अन्य संस्थानों का विकास जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ। संस्थाएं धीरे धीरे मठ बन गई और संस्कृति अपने आप जब मठ बन जाती है तो उसके मध्य की महत्वपूर्ण जो केंद्रीय धारा है वो कुंद पड़ जाती है, उसका विकास रुक जाता है। तो हम उन दोनों के बीच में ही लगातार चलते रहे। और नाटक के बिना, नाटक के विकास के बिना किसी देश का विकास, नाटक और साहित्य किसी देश के महत्वपूर्ण है कि वो कैसे हो रहा है। जब जब साहित्य ने आगे बढ़कर भूमिका ली तो सांस्कृतिक विकास हुआ। नाटक जब जब आगे बढ़ा तो किसी भी आंदोलन का फायदा हुआ, चाहे वो भ्रष्टाचार का आंदोलन था, चाहे वो दामनी वाला था। आपको पूरा मालूम है, दामनी वाले आंदोलन में अस्मिता थिएटर ग्रुप ने पहली बार ये हुआ था, देश के सांस्कृतिक राजनीतिक पूरे आंदोलन में पहली बार हुआ था किसी थिएटर वालों ग्रुप ने बढ़कर आगे अग्रणी भूमिका ली थी। और सिर्फ इसलिए ली थी वहाँ पर हिंसा न हो। राष्ट्रपति भवन पर उस समय 25-30 हज़ार से ज़्यादा युवा गुस्से में थे कि हमें हमारे देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, उनके हकों के लिए न्याय मिलना चाहिए। तो उसकी पूरी अगुवाई अस्मिता कर रहा था, वहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है, इतना गुस्सा होते हुए लोग शांति से कर रहे थे। नतीजा हुआ महिलाओं के हकों के लिए नए कानून बने। इसी तरह से बहुत सारे आंदोलनों में संस्कृति ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और संस्कृति के बिना, नाटक के बिना, साहित्य के बिना और हमारे जो कलाओं के बिना कोई भी आंदोलन, कोई भी देश किसी तरह विकास नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य या कहिए कि आपने नेहरू जी की बात की थी और अन्य बहुत सारे नेताओं के उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे सामने नेहरू जी से अटल बिहारी वाजपेयी तक के उदाहरण है। अटल जी भी नाटक देखने आते थे उन्होंने और आते थे और साधारण रूप से पीछे बैठ कर करते थे, कोई वीआईपी नहीं होता। ऐसे ही जो है अन्य बहुत से राजनेताओं की स्थिति रही। नेताओं ने जब भी हमारे संस्कृति को सम्मान दिया तो उनका विकास हुआ, उनके समझ में विकास हुआ। जब जब उन्होंने संस्कृति को, कलाओं को, साहित्य को या अन्य चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहा, तब तक जो है, तब आप आज देख रहे हैं किस तरह की स्थितियाँ हैं। समझ नहीं है, दृष्टि नहीं है, उनके पर नियंत्रण नहीं है, सिविल सोसाइटी का नियंत्रण खत्म हो चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कलाओं को मतलब जब हंस में संपादकीय छपता था, लोग उसकी महीनों तक चर्चा करते थे कि ये देखो ये लिख दिया है, राजेंद्र यादव जी ने लिख दिया है। और सर जब भी कोई लेख लिखते थे तो चर्चाएं होती थी, ये लिख दिया गया या फला संगठन ने ये बात कह दी है, उन्होंने हस्ताक्षर अभियान करके सरकार को चेताया है कि ये नहीं होगा तो वो होगा। तो संस्कृति का जो नियंत्रण था, संगठनों का नियंत्रण था, वो धीरे धीरे खोता चला गया है। और शायद इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं, रंगकर्मियों से लेकर जो पूरा सांस्कृतिक कर्मियों जिम्मेदार हैं। सारी कलाओं का, जैसे भारत भवन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। भारत भवन जिस विजन को लेकर बना था, जैसे हुआ था, आज भारत भवन को देखिए, या यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लेकर संगीत नाटक अकादमी या तमाम साहित्य कला परिषद, जितनी संस्थाएँ हैं, उसमें बहुत सारों के पास आज अपने अधिकारी तक नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बात बार बार होनी चाहिए कि उस संस्कृति के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। और देश में जब तक सांस्कृतिक कर्मी अग्रिम पंक्ति में आकर अपनी बात नहीं कहेंगे मजबूती से, बिना डरे हुए,
बिना डरे हुए, अपने किसी लालच में नहीं, पद के, अवार्ड के या कमेटी में बैठने के लालच में नहीं, बिना डरे और बिना किसी पार्टी का झंडा उठाए, किसी इज्म को अपने पीछे रखे हुए देश की, समाज की बात करेंगे और तब जाकर हमारे यहाँ विकास और ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है इसके लिए हमें इस तरह के संवादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बातचीत हो, करें, हम लोग जाने क्या चीज़ है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी थैंक यू। रघुवीर जी, आपसे भी मैं क्योंकि इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है, जैसे आंदोलन होते थे, तो मुझे एक बात याद है, ये उत्पल दत्त साहब की जो थिएटर से जुड़े थे, इप्टा जी, उन्होंने एक बार ये बात बड़ी खुल के कही थी कि थिएटर है तो उसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए क्यों नहीं हम करें। उन्होंने बड़ी साफ ये बात कही थी। तो अरविंद जी भी वही कह रहे थे, मगर मैं आपसे इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आप फिल्मों से भी जुड़े हैं। तो थिएटर जहाँ तक है, प्रसन्ना जी की एक किताब मुझे याद आ रही है, NSD से जो जुड़े थे, उन्होंने कहा थिएटर जो आप स्टेज पे देखते हैं वो तो रियलिटी नहीं होती, अनरियल होता है। जैसे एक आदमी पेड़ बनाए, एक कुत्ता बनाए, कुछ बनाए, या ये इसकी बहन बनी है, ये इसकी माँ बनी है, वो रियल नहीं है। मगर जो थिएटर दिखाता है वो रियलिटी होता है। ये बड़ी खूबसूरत बात ने कही, थिएटर इज़ इल्यूजन, बट इल्यूजन के थ्रू आप रियलिटी दिखा रहे हैं। तो थिएटर पे हमेशा मुझे लगता है ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एज अ सोसाइटी, एटलीस्ट इंडिया की मैं बात कर सकती हूँ और बाहर भी, ये हमेशा हमने उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी है कि आप रियलिटी ही दिखाएं, जैसे तेंदुलकर जी के प्लेज होते थे या गिरीश कर्नाड जी के। और जहाँ सिनेमा का सवाल है वहाँ ये थोड़ा सा मुझे लगता है इतनी ज़्यादा अब हम नहीं देख रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हम थोपते हैं। एक तरह मैं थोपने का वर्ड मतलब ये डिलिबरेटली यूज़ कर रही हूँ यहाँ, कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि इज़ इट फेयर कि हम समझे कि भाई हर फिल्म मेकर कुछ पॉलिटिकल व्यू पॉइंट दे? ऐसा नहीं हो सकता कि वो सोशली बस रिस्पॉन्सिबल सिनेमा बनाए। ज़रूरी नहीं है कि उसको, जैसे इन्होंने कहा ना कि झंडा लेके आगे बढ़े कि ये मेरी आइडियोलॉजी है। क्या ये ज़रूरी है कि हम ये नहीं मान सकते कि थिएटर, सिनेमा, एंटरटेनमेंट भी करे? मतलब आप क्या समझते हैं, ये बैलेंस हो सकता है कि एंटरटेनमेंट भी हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो, और ज़रूरी ना हो कि हम एक आइडियोलॉजी की बात करें अपने थिएटर से, थिएटर या सिनेमा से? मुझे क्या है कि अगर अच्छी नीयत से चाहे थिएटर किया जाए चाहे फिल्में की जाएं, अच्छी नीयत से कि सारी चीज़ों को रखते हुए, क्योंकि आजकल बनावटीपन बहुत आ गया। आजकल हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही वो बाहर की जो बड़ी बड़ी फिल्म उनकी नकलें करके लिख देंगे। 20-20, 25-25 साल के लड़के जिनको ज़िंदगी की समझ नहीं, वो आके राइटिंग करने लगे, वो स्क्रिप्ट लिखने लग गए हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं वो जो रूह है, जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है, वो सोल गायब होते चला जा रहा है। और क्या है कि फिल्मों में एक तो बड़े उसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो पैसा लगाएगा तो पैसे निकालना भी चाहता है। तो होता ये है कि फिर वो उस तरह सोचने लगते हैं। और अभी जो हमारा 80 का दशक था, बहुत बुरी हालत थी फिल्मों की। 80-90 का जो दशक था वो यही था कि बिल्कुल धंधा बना लिया था फिल्मों को। हाँ, और फिर उसका थिएटर पे ये इसलिए असर, क्योंकि थिएटर 70 के आसपास जब अलकाई साहब थे और हम लोग थे, उस वक्त थिएटर की कोई दूसरी दुनिया थी। बिल्कुल लोग फिल्म छोड़ के थिएटर देखने के लिए आया करते थे। मुझे याद है रीगल में, वहाँ पर वो जो रीगल का मालिक था वो हमारे इधर के जो प्लेस होते थे उनका वो बोर्ड लगा के बैठता था और कहता था कि जाके वहाँ थिएटर देखिए फिल्म क्या देख रहे हैं। तो ये जो दौर था उस वक्त का मैं कभी भूल नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता था कि अभी थिएटर ही आगे होगा, ये फिल्म पीछे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जाहिर है जहाँ पैसा होगा फिर वहाँ, और थिएटर वालों को इस बात इतना होता नहीं है पैसा, और थिएटर करने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, ये भी है बात। तो सीधी सी बात यह है कि हम थिएटर वालों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और फिल्म वालों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि भैया पैसा कमाइए, लेकिन उतना कमाइए कि हमारा कल्चर और वो तबाह ना हो। तो वो ये तबाह करने, इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी जो एक आ गई है, पहले फिल्म बनाने में बहुत पैसा लगता था और फिल्म शूट करने के लिए भी इतना भी, तो वो एक ज़रा सी वो चिप लगा देते हैं और रिहर्सल करते हैं, वो भी शूट कर लेते हैं, इस तरह करते हैं। तो एक्टर भी उसी तरह हो गए हैं।
तो एक्टरों ने भी सीखने की जहमत नहीं करते, और जो राइटर हैं वो लिखने की वो उनको ज़िंदगियों की समझ नहीं है, वो लिखने लग गए हैं। तो ये सब जो हौज पौज सा जो माहौल हो गया है, जो पैसे कमाने के लिए जो है, तो उससे बड़ा माहौल बिगड़ता से चला जा रहा है। और चाहे देखिए चाहे ना देखिए, पूरा जो अभी तो खैर ये भी ख़त्म हो गए, सास भी बहू और ये जो सब इस तरह से जो माहौल चल गया था। पहले दूरदर्शन सिर्फ था, इतने खूबसूरत, हम लोगों की इतनी मशक्क़त, मुंगेरी लाल और मुल्ला नसरुद्दीन के 13 एपिसोड थे, जी जी बता रहा हूँ, लेकिन इतनी मशक्क़त होती थी, इतनी मेहनत होती थी, उसमें सारी चीज़ों का उसमें समावेश होता था कि उसमें म्यूज़िक वैसा होता था, एक्टिंग भी वैसी होती थी, उसमें मेहनत करते थे, लिखने भी मेहनत की जाती थी, रिहर्सल भी होती थी, फिर कहीं जाके शूट करके, और एक एक एपिसोड जो आधे घंटे का होता, हम 4-4, 5-5 दिन लगाते थे। अब तो एक दिन में 2 एपिसोड शूट कर लेते, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही जी। तो ये जो कहीं ना कहीं लेके ये जो बिजनेस सा बना लिया, ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, और समझना चाहिए। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की वजह से OTT जो प्लेटफॉर्म आ गया है, उससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये महसूस हुआ। क्योंकि अब पंचायत देख लीजिए, वो पंचायत जो वेब सीरीज़ है, उसमें बिल्कुल जो हमारा हिंदुस्तान है उस पंचायत में, और हमारे यहाँ के जो संस्कार हिंदुस्तान, और जो कहीं उसमें कोई बुरा लगता ही नहीं, वहाँ कोई विलेन ही नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कि हीरो भी है तो फ़ज़ा है उस वक्त की जो उस पंचायत में है। तो इससे ये ज़रूर हुआ है, थोड़ा सा माहौल बदला है, लोग लिखने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, और जो अच्छा लिखा गया है उन पे काम शुरू हो गया है। तो जो हमारा नुकसान हुआ, मुझे लगता है भरपाई उसकी हो जाएगी कुछ दिनों में, और हो जाना चाहिए। हम तो ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि अगर वैसा काम नहीं हुआ तो बड़ा दुखदाई ही होगा ये सब। क्योंकि मैं उस तरह के काम में मैंने कभी इत्तेफाक नहीं रखा, क्योंकि आप शुरू से देख लीजिए, मैंने जितना भी काम किया मैं कभी उस तरफ गया ही नहीं। मैं भूखा घर में बैठा रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि थिएटर में डूबा हुआ था मैं। थिएटर से मैंने सीखा है, और वहाँ के जो थिएटर की जहनीत थी मेरे अंदर, थिएटर की सोच थी मेरे अंदर, और थिएटर की आत्मा मेरे अंदर थी। तो मैं इस तरह का बेईमान नहीं बन के काम करना चाहता, जो काम खुद को करते हुए अच्छा ना लगे। जो अगर मुझे करते हुए अच्छा नहीं लगे तो देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाए जा रहा हूँ, वो निभाता रहूँगा तमाम उम्र, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए उस तरह का वो कि आप अपने कल्चर को तबाह कर रहे हैं, आप अपनी सेंसिबिलिटी को तबाह कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। एक एक चीज़ को 50-50 बार निचोड़ के, अरे उस फिल्म में ये सीन था यार, वो बड़ा हिट गया तो इसमें भी डाल दो, और निचोड़ के इसमें भी डाल दिया, फिर तीसरे में भी चला गया, और सीधा ऑडियंस पे उंगली उठाते हैं कि हमारे दर्शक ही यही चाहते इसलिए हम ये बनाते। दर्शक कुछ नहीं, दर्शक अच्छा ही चाहते हैं। दर्शक कभी ये इनका बस यही बहानेबाजी है कि दर्शक ये चाहते हो। दर्शक होता ये है कि अच्छी बुरी फिल्म तो 1 सेकंड में नकारते हैं, उसको नहीं जाते वहाँ पे। अब क्या है कि लोगों के पास पैसा है, तो अभी जो अच्छी फिल्में बन रही, तो अभी माहौल ऐसा हो गया था, अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं है, सिनेमा हॉल भी बंद हैं, कि थोड़ा माइक पास करना जी। हमें वैसे माइक की ज़रूरत नहीं है थिएटर के लोग, कि जो कॉमर्शियल फिल्म जिसको कॉमर्शियल कहते हैं, हालांकि मैं नहीं मानता। बीच में एक दौर चला था कि ये पैरेलल सिनेमा है, ये आर्ट फिल्म है, ये कॉमर्शियल है, फिल्म अच्छी होगी या ख़राब होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सीधी बात ये। तो फिल्में क्या है कि वो सारे थिएटर के सारे शोज़ खरीद के रख लेंगे पूरे शहर के सारे। अब जो अच्छी फिल्म अगर गलती से उसने कमबख्त ने उस वक्त रिलीज़ कर दी तो गया काम से, या उसको 7 बजे सुबह का शो हो गया, अब 7 बजे लोग ब्रश करेंगे या फिल्म देखने जाएंगे, या रात को 11 बजे के बाद का शो मिलेगा। तो अच्छी फिल्में हमारी बहुत सारी ऐसे बैठ की गई। लोगों ने कोशिश ज़रूर की है, ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इस माफिया ने उनको ख़त्म करके रखा है। और एक बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म के ज़रिए कुछ कहना चाहें। अगर फिल्म अच्छी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने आप ही कह देगी। आप ज़रूर से ज़्यादा झंडा खड़ा करोगे तो वो फिल्म ख़राब हो जाएगी। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी हो, अच्छा वो, तो कुछ ना कुछ वो कह के ही चली जाएगी जी। मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं। जैसा आप कह रहे हैं कि नियत होनी चाहिए फिल्म जी, वो दिख जाती है। अच्छा, हाँ, और एक बात बता दूं, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर इतना रिच है, आप कहीं किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। आप चप्पे में 500 गज की दूरी में या 10 मील और 5 मील की में इतना आप बदलाव देखेंगे कल्चर में। इतना खूबसूरत है हमारे यहाँ का
कि आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन क्या मेहनत नहीं करते लोग, जाते नहीं वहाँ, उसको बस उनको तो शहर में रह के वहीं फिल्में बनानी है, पैसा उनका वहीं है, तो बस वो क्या है कि वो ज़रा फिल्म वो रीमेक से मुझे शर्म आती है कि रीमेक क्यों कर रहे भैया, क्या हमारे पास और कुछ नहीं है क्या? इतना साहित्य पड़ा हुआ है हमारे पास, इतना रिच साहित्य। तो यही है कि बस वही है कि आसान लोगों ने समझ लिया कि जो आसानी से जो हो जाए कि एक वो हिट होगी तो हम भी हिट कर देंगे, उसने इतना कमाया तो हम भी थोड़ा इतना कमा लेंगे, बस ये है। इस नीयत से लोग काम कर रहे थे तो बस बर्बादी होनी जाहिर है। अब थोड़ा सा माहौल बदला है ये OTT प्लेटफॉर्म की वजह से कि अच्छा काम सामने आ रहा है, तो शायद लोगों का वो मंशा हो कि अभी बेहतर काम, और शुरू कर दिया है लोगों ने जी, क्योंकि आँख थोड़ी सी खुली है लोगों की। अभी देखते हैं, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। तो शरद जी, आप क्योंकि फिल्म हिस्टोरियन भी रहे हैं, मतलब आपने बहुत साहित्य लिखा है फिल्मों में, तो ये जो इन्होंने रघुवीर जी ने बात कही ना कि फिल्म अच्छी होती है या बुरी, मुझे याद आ रहा है गुरुदत्त साहब की शायद आज बरसी भी है, वो हमेशा चाहते थे कि पैसा बने फिल्म में, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है तो फिल्म कमाए, ये उनका हमेशा एक क्लियर रहता था कि मैं फिल्में फ्लॉप होने के लिए नहीं बनाऊंगा, बड़ा क्लियर था उनका। और सत्यजीत राय जी की एक बात मुझे याद आती है, FTI में वो गए थे एक बार, गिरीश कर्नाड जी जब वहाँ डायरेक्टर थे, तो उन्होंने सबको कहा कि आप ऑडियंस को मत ब्लेम करा करिए, बड़ा आसान होता है डायरेक्टर को कि आपने फिल्म बनाई इतनी ख़राब और आप ऑडियंस को दोष देते हैं, नहीं, ये आपकी गलती है, आप अब सेल्फ इंडल्जेंट फिल्म बनाएंगे। और मुझे याद है उनको थोड़ी शिकायत थी मनी कौल जी वगैरह के सिनेमा से, आपको पता ही है, तो जी, तो वो कहते थे कि भाई आप अपने को खुश करने के लिए फिल्म क्यों बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए फिल्म बनाइए, अच्छी बनाइए, नियत जैसे आपने नियत की बात की हो अच्छी वैसी बनाइए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने तो हिस्ट्री देखी है सिनेमा की पूरी। रघुवीर जी ने कहा कि नियत, अब ऐसा है कि सिनेमा जो है वो सिंगल आर्ट नहीं है, जैसे एक म्यूजिशियन है, एक राइटर है, वो उसका सोलो एफर्ट है, वो जो लिख रहा है वो है और उसकी कलम है। इसी तरह जो सितार बजा रहा है या जो सरोद बजा रहा है उसका साज है, वो खुद है, उसकी सोच है। लेकिन फिल्म में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कि उसमें अगर एक आदमी की नियत अच्छी है भी तो अकेला चना क्या भाड़ लो, तो आपके प्रोड्यूसर की नियत अच्छी नहीं। अक्सर मैंने एक बात सुनी है बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, कहानियों का अकाल है। असगर भाई बैठे हैं यहाँ, क्या बुरा साहित्य तो हर जगह हर वक्त लिखा गया, आज भी लिखा जा रहा है, आज अच्छा साहित्य भी तो आ रहा है। अब हबीब तनवीर का नाम हमने किसी ने नहीं लिया। हबीब तनवीर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 50s में, जब बेगम कुर्सी जिन्होंने प्रोफेशनल थिएटर बनाया, हिंदुस्तानी थिएटर, वहाँ आर्टिस्टों को पैसा मिलता और उन्होंने कौन कौन से प्ले किए? मुद्रा राक्षस, मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम, उसके बाद हबीब तनवीर ने शकुंतला, चरणदास चोर, या इस तरह की फिल्में बनाना, नाटक करना। मैं ये यार नियत की कोई बात आती है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि उम्मीद है, उम्मीद में तो दुनिया कायम है, हम सबको उम्मीद है कि भाई वो सुबह कभी तो आएगी जी और वो सुबह हम ही से आएगी जी, इनसे आएगी, इनसे आएगी, मुझसे आएगी, आपसे आएगी, इससे आएगी। एक्चुअली हमने वो दौर देखा हुआ हाँ, है, इस वजह से लगता है, और हमने तकलीफ होती है बिल्कुल, इस वजह से लगता है कि अगर आपकी ऑडियंस को जो दोष दिया जाता है, दर्शकों के बारे में जो कही जाती है, चाहे सिनेमा हो या नाटक हो, ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। आपने पंजाबी थिएटर का दौर देखा है और उसमें दिन में कई नाटक होते थे शनिवार इतवार में, और स्कूलों तक उनके पास पहुंच जाते थे कंसेशन टिकट के। तो ये उस दौर में जब हम जब आए तो ये कहा जाने लगा कि ऐसे नाटक होने चाहिए। उस समय 2 धाराएं चल रही थी और धीरे धीरे पंजाबी रंगमंच आज कहाँ पर है मालूम नहीं है, वो डबल मीनिंग वाला पंजाबी रंगमंच है ना। अमृतसर और पंजाब में बहुत रंगमंच हो रहा है, केवल धारीवाल से लेकर हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ कर रहे हैं और अच्छा पंजाबी रंगमंच कर रहे हैं। जब हमारे साथ भी जब हम आए रंगमंच पे तो कहा जाने लगा आप गंभीर और ये सामाजिक राजनीति के विषयों के नाटक मत कीजिए। नाटक अगर मैं लाहौर नहीं वेख्या हूँ, जो जमिया नहीं कर रहा हूँ, तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पार्टीशन से जो एक हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हुई, उस दीवार को से पार जाके भी ज़िंदगी है जो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत संवेदनशील है।
जिसको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये इसलिए कर रहा हूं। अगर मैं कोर्ट मार्शल नाटक करता हूं तो मुझे उस नाटक में ये है कि उसमें जो हमारे समाज का जातीय ढांचा है वो किस तरह से हमारे सोच को प्रभावित करता है वो सामने आए। अब अगर मैं गिरीश कर्नाड का रक्त कल्याण करता हूं तो रक्त कल्याण में हमारे सामाजिक आंदोलन जो बसवन्ना के समय में थे, वो आंदोलन कमंडल मंडल के समय में भी लगभग हमारे जहन में, हमारे समाज में, हिंदी क्षेत्र में वैसे ही उभर रहे थे। तो मैं उसके साथ पैरेलल लेके करूँगा अपने दर्शक से संवाद करने के लिए। अगर तुगलक भी मैंने किया, मैंने जो अपनी शुरुआत तुगलक से, तुगलक भी मैं क्यों करूँगा? इसलिए नहीं करूँगा कि वो बहुत ही गिरीश कर्नाड का ऐसा नाटक जो क्लासिक नाटक, इसलिए नहीं करूँगा। मैं तुगलक इसलिए करूँगा कि मैं अपने सपनों को मैं देखता हूँ कि मेरे सपने हैं एक बेहतर समाज के, बेहतर बातों के। तुगलक भी वैसे सपने देखता है, वो सपने कैसे टूटते हैं। हम सबके अंदर एक है जो महत्वाकांक्षी सपनशील आदमी है, तो उसको मैं देखूँगा। कालीगुला भी इसलिए करूँगा। तो दर्शक से बेहतर है कि आप अपने काम को देखें। हमारा काम अच्छा होगा, दर्शक आएंगे। हमारा अम्बेडकर गांधी नाटक या Gandhi@godse.com, दर्शक उसके अंदर इतने आए और इतनी डिबेट हुई, बातचीत हुई कि कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा राजनीतिक विचार को लेकर नाटक भी कोई लिख सकता है। जो गोडसे वाला नाटक तो सरकई है कि तो वो जब तक हम नया रिस्क नहीं लेंगे तब तक नहीं हो सकता। जैसे हमारा एक जो नाटक है जिस पर बहुत विवाद हुआ है, हिंदू कोड बिल, ऐसा ड्राई सब्जेक्ट और जो जिसकी जानकारी ना युवाओं को थी, ना हमारे देश में जो है बहुत सारे पढ़े लिखे तबके को थी कि ऐसा भी कोई बात आई थी, या भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ जो है दलितों के लिए काम नहीं किया, या सिर्फ जो संविधान के कमेटी में रहे, उन्होंने हिंदू कोड बिल को भी ड्राफ्ट किया और महिलाओं के लिए किया। और इतना किया कि जब संसद के अंदर वो पारित नहीं हुआ, वो वहाँ से इस्तीफा देकर चले गए। तो नाटक का काम, संस्कृति का काम ऑडियंस को एजुकेट करना भी है, एजुकेशन के संवाद करना भी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था अभी सुबह तक, अभी तक मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे जो 6 नाटक इस समय तक हो चुके हैं, नुक्कड़ नाटक। एक जगह हमने मजनू का टेला के अंदर हमारी सुबह टीम ने किया इंटरफेथ, कि हम एक दूसरे के जाति पर, धर्म पर या माइनॉरिटी पर अब भरोसा क्यों नहीं करते, कहाँ से द्वंद्व पैदा होते हैं। दूसरी जगह जो आउटर दिल्ली के अंदर दस्तक नाटक जो जेंडर इशू पर है, जो यौन हिंसा के बारे में बात करता है, जो समाज की सबसे बड़ी या डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, लड़के लड़कियों के भेद की बात करता है, एसिड अटैक की बात करता है, वो नाटक है। या तीसरा नाटक अभी हम कैंसर अवेयरनेस पर थोड़ी दूर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर साहिबा मंदिर के पास में ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। शाम को हम करेंगे पीरियड्स के ऊपर नाटक, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट मेरे नाटक के क्यों हैं, जबकि तो कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है नाटकों की, कुछ नहीं है। इसलिए कि मुझे लगता है कि जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अगर उनके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, उसके बारे में संवाद नहीं करेंगे, जो मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ जो है थिएटर करने के लिए, नाटक करने के लिए सिर्फ जो है नाम पैसा कमाने नहीं आया हूँ। मैं एक रंगमंच के माध्यम से या अपनी कला के माध्यम से, जो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा माध्यम है, उसके माध्यम से मैं अपनी बात कहने आऊँ और उसके लिए बहुत बड़ा दर्शक वर्ग हमें मिलता है। और यही हमारी ताकत भी है, क्योंकि हमें लगता है कि समाज के अन्य मुद्दों पर जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं, हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम संवाद करें नाटक के माध्यम से। और इसलिए हम मंच के भी करते हैं और नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि दर्शक को हम इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं। जो सिनेमा में बहुत सारे लोगों से बात कीजिए ना, दर्शक ये चाहता है, दर्शक क्यों चाहता है, आपने दर्शक को क्या इतना कमज़ोर समझ रहे हैं? आप उसको एजुकेट क्यों नहीं करते हैं? अगर है भी तो, जब हमारा नाटक हुआ था अम्बेडकर और गांधी पर नाटक, अम्बेडकर गांधी, बहुत सारे लोग विरोध करते थे कि ये मेरा एक ही सवाल होता था, विरोध करो। हिंदू कोड बिल पर ही बहुत विरोध होता था, करपात्री जी की भूमिका और तमाम उस समय के नेताओं की जो संसद के अंदर बैठे थे। तो मेरा कहता पढ़िए, गांधी जी पर विरोध हुआ कि आप गांधी जी को ऐसा देखा। मैं गांधी जी को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ गांधी जी और अंबेडकर के 2 महान व्यक्ति जिन्होंने समाज में बदलाव के लिए काम करना चाहा, जिन्होंने चाहा कि हमारे समाज से जो जाति व्यवस्था है, इस तरह का भेदभाव ना, लोगों को समानता मिले, उनके विचारों में कहाँ जगह अंतर था। उनके विचारों को अगर हम जानेंगे तो शायद वो अंतर समझकर हम उस पर काम कर सकते हैं। एक नाटक में तो श्री राम सेंटर में जो है हंगामा हो गया, एक साहब कहने लगे कि ये नाटक जो है ये तो बहुत ही और बहुत गाली गलौज किस तरह उतरे। हमने उनसे नहीं कहा कि भाई आपसे हाथ जोड़ के आप गांधी जी पढ़ लो। मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या आपने हिंद स्वराज पढ़ा है गांधी का? गांधी को पढ़ा नहीं है आपने, आप गांधी के बारे में बातचीत करने आ गए। तो ज़रूरत इस बात की है कि नाटक कलाएँ हमारे दर्शकों से संवाद करके हम भी एजुकेट हो रहे हैं।
हम समाज से एजुकेट हो रहे हैं, समाज के अंतर्द्वंद को जानकर हम उनके इस तमाम चीज़ों को जानकर हम उससे सीख रहे हैं। और दूसरी तरफ समाज के बीच में संवाद करें। हमने बिहार में बहुत काम किया। हमने बिहार में हमारा एक नाटक था पुस्तकालय मदिरालय, कि पुस्तकालय ज़रूरत है भारत में या मदिरालय की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से आज मदिरालय ही सबसे सर्वोच्च हो गया है, पुस्तकालय तो शायद ही बहुत कम खुलते हैं। तो ये हमने नाटक किया। आप वहाँ पर ये हमें लग रहा था नाटक ऑडियंस समझेगी नहीं, लेकिन उसका असर हुआ। महिलाओं ने हम जहाँ नाटक करके आए, हम जो अब अगले शहर तक पहुँचे, पता लगा वहाँ उन्होंने लाठियाँ लेकर शराब की दुकान तोड़ दी। हमने कहा हमने तो ये नहीं कहा था, हम तो पुस्तकालय मांग कर रहे थे, लेकिन हुआ नतीजा। उसके बाद केंद्र सरकार में पुस्तकालय नीति बनी। पहले लाइब्रेरी मिशन ही नहीं था, आपको याद होगा। लाइब्रेरी मनमोहन जी के समय में लाइब्रेरी मिशन बना था। वो वहाँ से लेकर संसद तक गूंज आई, राज्यसभा तक, कि ये कोई नाटक हो रहा है और ये ज़रूरत है। लाइब्रेरी मिशन बना, फिर बहुत सारी लाइब्रेरी को फंड दिए गए, और वो नतीजा जो बंद पड़ी लाइब्रेरियाँ थी देश में बहुत सारी, मतलब जो है जो मुंगेर के की लाइब्रेरी थी, या गया के अंदर जो हम बोध गया में लाइब्रेरी थी, बहुत सारी लाइब्रेरी थी जो बंद थी, वो दोबारा खुली हुई। तो नाटक की जो ताकत है बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि नाटक की सिनेमा की ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। एक सिनेमा आपको जो है अंदर तक देता है और आपकी सोच को बदलता है। आपका ऐसा नहीं कि नारा ले रहा हो सिनेमा तभी अच्छा होगा, नाटक नारा ले रहा हो, नहीं, नारे हमारे नहीं करते, हमारे करते हम जहन में जब तक पहुंचते हैं, आंखों में आंखें डालकर हम जब बात करते हैं तो वो हमारे दिल को ज़्यादा छूती है। और ये ज़्यादा ज़रूरत है कि बजाय हम अपने अपने झंडों के, हम बातों को, जो सही बात है सही बात को कहना सीखें। और ये सिनेमा में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, थिएटर में बहुत लोगों ने किया। और इप्टा से लेकर जो है उत्पल दत्त से लेकर हबीब तनवीर साहब और सफदर हाशमी, बहुत सारे, गुरशरण सिंह, बहुत लंबी लिस्ट है, तमाम लोग जिन्होंने बहुत काम किया, जिन काम से हमने सीखा। हबीब साहब के साथ तो मैंने उनके जो है 8 नाटकों में मतलब डिज़ाइनिंग भी किया, उनके साथ में रहा, तो बहुत कुछ सीखा। तो यही है कि हमारे जो अग्रज होते हैं उनसे हम सीखते हैं, जानते हैं, और ये परंपरा आगे बढ़ती है। कि परंपरा, संस्कृति हमेशा तब आगे बढ़ती है जब हम सवाल खड़े करते हैं। खुद पर भी सवाल खड़े करें, अपने आसपास सवाल खड़े करें, तब भी हमारा विकास होता है। जी थैंक यू। थोड़ा समय हमारे पास कम है, इसलिए एक छोटा सा आखिरी सवाल कि ट्रेनिंग की अहमियत पे दो अगर सवाल आए जी तो जी मुझे भी आ सकता है। हाँ, अगर भी देंगे तो वो हम तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ से हमारी बातचीत के बाद, क्योंकि मौका कम होता है कि भाई यहाँ पर जो है भाई बैठे हुए हैं और शरद जी बैठे हुए हैं, और आप भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पर रही हैं, आपका अनुभव बहुत बड़ा है। मतलब आप सिर्फ ये यहाँ पर एंकरिंग नहीं करें, सवाल नहीं पूछें, आपका प्रशासन का और कल्चर के साथ जुड़ाव का बहुत बड़ा अनुभव है। आप जो हैं भारत सरकार में संस्कृति के मंत्रालय में बहुत बड़े उच्च पद पर भी रही हैं। आपने बहुत सारे सीधे सब कुछ देखा है जी। अंदर के अंतर्द्वंद भी पता है और भविष्य भी पता है, सीधे भी पता है ना, सारे चीज़ें पता है, और आपके दौर में ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए मेरा है कि हम लोग तो करते रहते हैं, तो आप भी कुछ टिप्पणी करें और दर्शकों से भी कुछ आए, हमारे दोस्तों से आए तो ज़्यादा है, भीतर कोई सवाल आए तो बेहतर हो। जी निरुपमा जी ऑडियंस में से किसी को सवाल पूछना कहना चाहते हैं तो? नहीं, मेरे से नहीं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं लोग। किसी को कोई सवाल है या जो हमने बातचीत की है उसके बारे में, क्योंकि ये इसके बारे में तो आपके साथ बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है सवाल यहाँ ज़्यादा आने चाहिए। ये कभी कभी आते हैं हमारे दर्शन में। जी कोई सवाल आना चाहिए? हाँ जी की जरूरत है। ये है कि हर जनरेशन अपनी पिछली वाली मतलब अगली वाली जनरेशन के लिए ये रोती है कि यहाँ तो सब बेड़ा गर्क हो रहा है, या जो मॉरल्स जो खराब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ संस्कृति, सिनेमा, थिएटर, मतलब ओवरऑल उसके बारे में आपका क्या विचार है? एक तो ये है सवाल। दूसरा मेरा स्पेशली शरद सर से है, आप सबसे ही है। ये अभी तो सर ने बोला फिक्शन और नॉन फिक्शन, मुझे बचपन में फिक्शन बहुत पसंद था। बचपन में फिक्शन बहुत पसंद था, मतलब प्रेमचंद जी की गोदान हुई, हिंदी इंग्लिश जो मिलता था, मतलब आई यूज्ड टू अटैक ऑन इट। अब मैं नॉन फिक्शन पे आ गई हूँ, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जैसे लोगों से बात होती है तो दे टेल मी एट टाइम्स, और आई हैव स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स जिसमें कि बार बार ये बोलते हैं कि नहीं आपको नॉन फिक्शन पे भी उतना फोकस नहीं करना है, फिक्शन पर भी करना है। उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। 2 सवाल हैं बेसिकली। नहीं बताइए। पहला कोई आप सब लोगों से है, पहला भी, और दूसरा भी आप सब से है। और ये पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सवाल का सामना हमें बचपन से करना पड़ता है कि अगली पीढ़ी के बारे में पिछली पीढ़ी की राय ज़्यादातर की नकारात्मक होती है।
मैं खुद सोचती हूँ बच्चों को ये सारे वीडियो गेम्स देखते रहते हैं, क्या करेंगे आगे जाकर। लेकिन हम विकास करते हैं, हम हमेशा विकास अपनी पिछली पीढ़ी से झगड़ कर ही करते हैं, और पहला झगड़ा हमारे घरों में ही होता है और उसी से विकास हमारा होता है। तो ये जो मुझे लगता है कि इसको अगर हम सकारात्मक रूप से लें, मेरा विकास जो है अपने पिताजी के साथ जो है डिबेट करके हुआ, वो उनके डिबेट से जो मुझे पॉइंट्स आते थे वो बहुत ही अद्भुत होते थे। उससे मैंने जो है बहुत पढ़ा, क्योंकि मेरा लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं था, उनकी वजह से। अब हम ये अगर इसको नकारात्मक लेंगे तो शायद नहीं होगा कि सब खराब है सब ठीक है, लेकिन अगली पीढ़ी को हम सकारात्मक देखेंगे तो शायद हम उनको ठीक से थोड़ी सी अपना जो अनुभव दे पाएंगे। जैसे मेरा सारा काम मेरी अपनी पीढ़ी के साथ नहीं है, मेरा सारा काम जो है नई पीढ़ी के साथ है, और नई पीढ़ी के साथ मैं रोज़ काम करता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। और उसमें मुझे मालूम है कि मैं सुबह भी अपने छात्रों को, अपने एक्टरों को, अभी एक दस्तक नाटक था, एक नई टीम का काम करते, मैं उनको बावजूद उसके दिन रात मेहनत करते हैं, बावजूद उसके कि लगातार काम करते हैं, उसके बाद भी हम ये वाली पीढ़ी जो है ना, हमारी वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ टीचर के नाते कुछ ना कुछ निकाल ही देती है कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं, लेकिन वो शायद उनके लिए बेहतर है। तो संवाद जो है, लेकिन वो हम डांट कर नहीं करते, हम ये नहीं कहते तुम खराब हो, तुम, ये हम उनको स्टेटमेंट नहीं देते हैं, हम उनके साथ संवाद करते हैं। उनको जो हमें लगता है वो हमारे लिए एक अगली पीढ़ी, अगले समाज का एक आईना, एक उनका रास्ता, एक मशाल उनके पास है। और यही वजह है कि रंगमंच जो है इस समय पूरे हिंदुस्तान में, मुझे नहीं मालूम लोग ही हमारे क्रिटिक्स की क्या राय है, क्यों समीक्षक नाटक देखते ही नहीं है। समीक्षकों की जो पूरी पीढ़ी है वो नाटक नहीं देखती है। वो मैं इस भारत में सबसे ज़्यादा, सर जानते हैं, सबसे ज़्यादा रंगमंच करने वाला थिएटर ग्रुप है हमारा। मैं सबसे सक्रिय निर्देशक हूँ जो साल के अंदर 60-70 मंच के नाटक करता रहा है, और रोज़ाना कम से 5 से 6 नुक्कड़ नाटक हम करते हैं। लेकिन मेरा नाटक देखने के लिए पिछले 15 सालों से 18 सालों से कोई समीक्षक नहीं आया, क्यों? उनको क्योंकि मैं उनको एंटरटेन नहीं करूँगा, मैं उनके रास्ते उनके हिसाब से नहीं चलूँगा, मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी की, क्योंकि मेरे लिए मेरा दर्शक जनता है, जो एक उत्सव धर्मिता के मध्य में जो करोड़ों खर्च कर जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार दर्शक आते हैं पूरे फेस्टिवल में 30 से 25 दिन। मैं सुबह निकलता हूँ, हमारी टीम सुबह निकलती है, शाम तक जो है 4 से 5 हज़ार दर्शक हम बना लेते हैं, उनको नाटक दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपका अप्रोच है नई पीढ़ी को लेकर, वहाँ से संभावनाएं वहीं से आती हैं, और आपके अनुभवों का लाभ उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनसे भी आप सीखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के लेवल कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे जहाँ फंसता हूँ मैं पूछता हूँ, विपुल भाई ये बताना क्या है, भाई ये बताना, तुम ट्विटर पे कर रहे हो, देख लो यार क्या ये चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझा देते हैं मुझे, ये बैठे हैं हमारे एक्टर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम इनकी सीखते हैं कि अच्छा तुम वहाँ गए थे, उसके साथ क्या तुम्हारी वार्तालाप हुई, अच्छा तुम साउथ में गए थे क्या हुआ, तुम लखनऊ में जो है वो एसिड अटैक विक्टिम्स के रेस्ट वहाँ पर जो आलोक के दीक्षित के यहाँ गए थे तो वहाँ पर तुम्हारी क्या हुआ। तो हम इनके माध्यम से लगातार अपडेट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी को सिर्फ जो है आलोचना करने से नहीं चलेगा, और ना ही कहने से सब कुछ खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है, सब कुछ खराब नहीं हो रहा है। इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा थिएटर हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग काम कर रहे हैं, लगातार युवा रंगमंच में आ रहा है, और चाहे उसके सपने OTT हो, सिनेमा हो, सब कुछ हो, लेकिन आ तो रहा है, वहीं से तो निकलेगा। पहले तो ये भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि रास्ता एक हमें बड़ा व्यापक देखना चाहिए। राजनीतिक फलक पर भी अगर देखते हैं, सामाजिक फलक पर भी हम देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये खराब हो रहा है, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम सब देखते हैं, रोज़ाना हम उससे साक्षात्कार भी करते हैं। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो मेरे नाटक जो है, पहले सत्ता ने भी रोके, आपकी सत्ता भी कोई कम नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है हमारे, लेकिन उसका मैं शहीद क्यों बनूंगा, मैं क्यों कहूँगा कि मेरे पे अत्याचार नहीं, मेरे देश पे अत्याचार नहीं हो रहा। इस देश का हर नागरिक जो सजग है, जो आवाज़ उठाता है, उसके आवाज़ को, डेमोक्रेटिक राइट्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोकने की कोशिश करता है। ये देखिए ना, अभी परसों क्या हुआ विधानसभा में, वो कह रहे हैं कि अगर आपके साथ रेप होता तो आप आनंद लीजिए। ये विधानसभा के हमारे सदस्य बोल रहे हैं। तो ये इस तरह का जो सोच है, ये कहाँ से आता है? हमें, मेरी लड़ाई, मेरा काम उससे है। मेरा काम ये नहीं कि वो किस पार्टी से है, ये नहीं है वो कांग्रेस का, बीजेपी का, मैं उसके पीछे ट्रोलिंग नहीं करूँगा, मैं उस पर करूँगा कि कहाँ पर है। और शायद यही संस्कृति का, नाटक का, हमारा साहित्य का काम होता है कि हम व्यापक दृष्टिकोण करते हैं। सत्ताएं आएंगी जाएंगी,
उसमें जो रहेगा सिर्फ जो सोचने वाला है उसको चलाने वाला है, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रशासनिक लोग ज़्यादा है उसमें, ज़्यादा बेहतर भूमिका अदा करते हैं। तो हमें हर एक भूमिका को देखते हुए करना चाहिए। सत्ता को रहने दीजिए, आने जाने दीजिए। आप अपना काम जो है सत्ता के आने जाने, किसी झंडे के रंग बदलने से या किसी विचारधारा के होने से आपका काम नहीं है। हमारा काम बड़ा है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। शुक्रिया अरविंद जी। और हमारा समय वैसे समाप्त हो गया है। जी जी, बस ये फिक्शन नॉन फिक्शन पे 2 मिनट में बताएं। फिक्शन और फिक्शन बस थोड़ा जल्दी करना है। जो आपने बात की फिक्शन और नॉन फिक्शन की, तो देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि मैंने प्रेमचंद छोड़ना बंद कर दिया। नहीं, मतलब मैंने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेमचंद के आगे जो प्रेमचंद के वो थे, मूल्य थे, जो वैल्यूज़ थी, उनको आगे लोगों ने बढ़ाया। विष्णु प्रभाकर ने उसको आगे बढ़ाया। आप विष्णु प्रभाकर को पढ़िए, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए। ये अथाह सागर है, इसको आप रीडिंग हैबिट तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपको चस्का लग जाए तो फिर आप इसमें डूब जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हम बात करते हैं, आज की जो पीढ़ी है वो हमसे बहुत ज़्यादा लकी है। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की पीढ़ी हैं। हमारे वक्त में हर चीज़ के साधन बहुत लिमिटेड थे, मनोरंजन के साधन सीमित थे। मध्यवर्ती परिवार में रेडियो सुनना टैबू था। आज आप रेडियो टेलीविज़न की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास हाथ में एक मोबाइल है, आप लाख बच्चों से छुपाना चाहें उससे आपसे पहले जान जाएंगे। तो इस तरह आप बिल्कुल निराश मत होइए और मेहरबानी करके फिक्शन ना छोड़िए। बहुत चीज़ें हैं पढ़ने की। आपने प्रेमचंद पढ़ लिया, मुझे खुशी हुई कि लोगों ने प्रेमचंद पढ़ा ही नहीं। उनसे पूछो मानसरोवर के कितने वॉल्यूम है, वो नहीं बता पाएंगे आपको। विपुल उधर है, आपका नाम क्या है? जी हाँ जी, विपुल उधर बैठा हुआ है। जी, तो जी। दोनों ही जो हमारे लिए जी तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर। जी, नहीं, आपने इसी बेहद बोल दिया। इसी थॉट से हम ये सेशन हमें क्लोज करना पड़ेगा। रंजीत जी 2-3 बार इशारा कर चुके हैं, अगला सेशन शुरू करना है। पर आपके इस पॉजिटिव नोट पे ही हम एंड करना चाहते हैं कि हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि थिएटर, सिनेमा, हर मीडियम, जैसे इन्होंने कहा ब्रॉडकास्टिंग, टीवी, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि नेशन बिल्डिंग में एक योगदान दे, अच्छा सकारात्मक योगदान दे। और हमारे जो अच्छे थॉट्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिनेमा बने, नीयत अच्छी हो, चाहे फिल्म मेकर हो, थिएटर हो। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम ये सेशन एंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू टू द ऑडियंस। थैंक यू। हाँ, उनका सेशन था सर। मैम थैंक यू सो मच।